हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता किस पर भारित होता है? तो ये राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी प्रशासनिक खर्चे राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनके वेतन पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता, जिससे आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता निष्पक्षता बनी रहे। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई को भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है? तो ये आर्टिकल 19(1)(a) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश और अन्य मामलों में स्पष्ट किया है कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। बिना जानकारी के कोई भी नागरिक अपनी राय सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए आरटीआई को एक संवैधानिक आधार प्राप्त है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पदाभिहित अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होता है? तो ये जो वह अधिकारी जो सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है वो यहाँ इस एक्ट के तहत डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहलाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी सेवा जैसे राशन कार्ड बनाया है, खसरा निकल देना के लिए सरकार एक विशिष्ट अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी घोषित करती है। यह उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वह आवेदन प्राप्त होने के बाद तय समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध कराए, अन्यथा उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक समन्वय। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन का हॉरिजॉन्टल प्रकार क्या है ना? क्षैतिज प्रकार क्या है? तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही समान डिपार्टमेंट में ना, समान स्तर के, या तो ए ना सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लेकिन एक ही पोस्ट जो है, समान स्तर के जो पोस्ट है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो। और वर्टिकल में जो होता है ऊपर से नीचे, हायर से निम्न तक के, तो ऊपर से नीचे इस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल का किस प्रकार का होगा? तो यहाँ हॉरिजॉन्टल जो होगा एक स्तर के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल। जब समान पद या समान स्तर के अधिकारी या विभाग जैसे जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आपस में तालमेल बिठाकर काम करते हैं तो उसे क्षैतिज कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके विपरीत जब ऊपर से नीचे बॉस और कर्मचारी के बीच तालमेल होता है तो उसे वर्टिकल समन्वय कहा जाता है। विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित नियोजक या एम्प्लॉयर जो है उसको सौंपती है। कानून के अनुसार प्रत्येक संगठन की आईसीसी को साल भर में कई शिकायतों आई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण तैयार करना होता है। यह रिपोर्ट संस्था के प्रमुख एम्प्लॉयर और जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाती ताकि कार्यस्थल पर सुरक्षा की निगरानी की जा सके। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो अपना वार्षिक प्रतिवेदन ये राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 223 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष भर के अपने कार्यों, परीक्षाओं और नियुक्तियों का लेखा जोखा राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। यदि सरकार आयोग की किसी सलाह को नहीं मानती तो उसे उसका कारण भी सदन को बताना पड़ता है। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना के पृथक्करण सेवरेबिलिटी से सिद्धांत से संबंधित है? सूचना के पृथक्करण से कौन सा सेक्शन संबंधित है? तो ये सेक्शन 10 संबंधित है, धारा 10। धारा 10 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी दस्तावेज का एक हिस्सा गोपनीय है और दूसरा हिस्सा सार्वजनिक किया जा सकता है तो लोक सूचना अधिकारी उस गोपनीय हिस्से को हटाकर शेष जानकारी आवेदक को दे सकता है। इसे ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है ओम्बड्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतिनिधि या जन अधिवक्ता। ओम्बड्समैन मूलतः स्वीडिश मतलब स्वीडन ने इस शब्द
से यहाँ वहां से आया है। शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रशासन के संदर्भ में यह एक ऐसा स्वतंत्र अधिकारी है जो नागरिकों की ओर से सरकार और अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करता है और उन्हें न्याय दिलाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु और योग्यता क्या है? तो यहाँ पे न्यूनतम कोई निश्चित आयु नहीं है, परंतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पद के लिए आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच करने वाला व्यक्ति कानून का गहरा ज्ञाता हो और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे पुराना तरीका क्या है? तो यहाँ पर जो है हायरार्की, पदानुक्रम प्रशासन का सबसे पारंपरिक ढांचा है। यहाँ प्रत्येक कर्मचारी अपने ठीक ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। यह आंतरिक नियंत्रण का सबसे प्रभावी और पुराना तरीका है, जहाँ वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों की निरंतर समीक्षा और निगरानी करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव पैक्ट, सत्यनिष्ठा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक खरीद और निविदा से भ्रष्टाचार को रोकना। ऑप्शन बी। यह एक ऐसा समझौता है जो सरकारी विभाग और निविदा भरने वाली कंपनी के बीच होता है। इसमें दोनों पक्ष कसम खाते हैं कि वे पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रिश्वत या अनुचित प्रभाव का उपयोग नहीं करेंगे। यह प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का एक वैश्विक उपकरण है। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम के तहत द्वितीय अपील, सेकेंड अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो ये 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। ऑप्शन सी इज राइट। यदि आवेदक प्रथम अपीली अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील कर सकते हैं। सूचना आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे केवल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग स्क्वाड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति यह एक मोबाइल और सतर्क दस्ता के जैसी है, जो आकस्मिक निरीक्षण करता है, मतलब कभी भी निरीक्षण कर सकता है। एंटी रैगिंग स्क्वाड इस तरीके से कार्य करता है। एंटी रैगिंग कमेटी नीति बनाती है, जबकि स्क्वाड जमीन पर काम करता है। यह दस्ता हॉस्टल, कैंटीन और सुनसान जगहों पर अचानक छापे मारता है ताकि रैगिंग की संभावना को खत्म किया जा सके। इसकी रिपोर्ट बहुत गोपनीय और प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के समाधान की अंतिम समय सीमा क्या है? तो ये स्तर के अनुसार अलग अलग, सामान्यतः 30 दिन होती है। 181 हेल्पलाइन में प्रत्येक शिकायत के लिए एक निश्चित टर्न अराउंड टाइम तय होता है। यदि L1 स्तर पर समाधान नहीं होता है तो L2 स्तर पर चली जाती है। आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर शिकायत का पूर्ण निराकरण अनिवार्य होता है, अन्यथा वरिष्ठ स्तर पर इसकी जवाबदेही तय की जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ पे संसद का, न्यायपालिका का और जनता का, उपरोक्त सभी का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर नियंत्रण होता है। चूंकि कार्यपालिका प्रशासन कानून के विवरण बनाती है, इसलिए संसद उसकी जांच करती है। न्यायपालिका यह देखती है कि संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, और जनता अधिसूचना के माध्यम से इस पर आपत्ति दर्ज करा सकती है। यह तीनों प्रकार का नियंत्रण प्रशासनिक तानाशाही को रोकता है। नेक्स्ट है, एमपीपीएससी के किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर हटाने के लिए जांच कौन करता है? तो यहाँ जो जांच होगी, भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जांच कर सकती है। आर्टिकल 317 सब आर्टिकल 1 के तहत यदि किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति उस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं। यदि जांच के बाद उच्चतम न्यायालय हटाने की सिफारिश करता है, तभी राष्ट्रपति उस सदस्य को पद से हटा सकता है। यह प्रक्रिया आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठिन रखी गई है। नेक्स्ट है, अधिकार परीक्षा को वारंट रीट का प्रयोग प्रशासन पर किस प्रकार के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर तो नहीं बैठा है। क्यो वारंट का मतलब ही यही है कि किस अधिकार से तुम उस
पद पे बैठे हो तो यहाँ पर यह एक न्यायिक नियंत्रण का साधन है। इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है। यदि वह व्यक्ति अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या अंतर है। तो एथिक्स सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि कंडक्ट विशिष्ट नियमों पर आधारित है ना। तो जो एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स जो की बात की जा रही है, तो ये वैल्यूज बताता है, और कंडक्ट जो बताता है नियम बताता है। आचार संहिता यह बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, जैसे रिश्वत न लेना। नैतिक संहिता व्यापक होती है, यह अधिकारी को सही और गलत के बीच निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो ये धारा 12 के अधीन किया गया है, ऑप्शन ए। धारा 12 के तहत केंद्रीय सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करती है, जबकि धारा 15 के तहत राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का गठन करती है। इन दोनों आयोगों के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती है और ये आरटीआई के कार्यान्वयन में सर्वोच्च संस्था है। तो सेंट्रल वाला सेक्शन 12 में है और स्टेट वाला जो है वो सेक्शन 15 में है। नेक्स्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ट्राइब्यूनल्स और नियमित न्यायालयों में मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो इसका अंतर होता है न्यायाधिकरण लचीले होते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं। नियमित न्यायालय कठोर साक्ष्य अधिनियम और प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं, है ना। तो जो कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट जो होती है, वो कठोर साक्ष्य अधिनियम और प्रक्रियाओं से बंधे हैं, जिससे न्याय में देरी होती है। और जो ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, विशेष रूप से प्रशासनिक विवादों के लिए बने हैं, जो कम खर्चीले होते हैं और यहाँ प्रक्रिया सरल रखी जाती है ताकि त्वरित न्याय मिल सके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रथम अपीली अधिकारी को कितने समय में निर्णय लेना होता है। तो ये 30 दिन के अंतर्गत उनको निर्णय लेना होता है प्रथम अपीली अधिकारी को। यदि पदाभिहित अधिकारी सेवा नहीं देता तो नागरिक प्रथम अपील कर सकता है। प्रथम अपीली अधिकारी को सामान्य 30 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे इसका लिखित कारण देना होता है, मामला द्वितीय अपील की ओर बढ़ जाता है। विशाखा केस में उच्चतम न्यायालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हवाला दिया था। तो ये CEDAW महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन सम्मेलन के बारे में कहा गया था। भारत ने CEDAW सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। चूंकि भारत में उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कोई घरेलू कानून नहीं था, इसलिए न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विशाखा गाइडलाइंस तैयार की। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के पास है। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार चाहे कि नगर पालिकाओं और विश्वविद्यालयों की भर्ती भी आयोग करे तो इसके लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करना होगा। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य घटक क्या है। नागरिक अधिकार प्रदान, तो संगठन का विजन और मिशन, सेवाओं का वितरण और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी, तो ये सभी ही इसके मुख्य घटक है। सिटीजन चार्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें विभाग यह वादा करता है कि वो कौन सी सेवा कितने समय में और किस गुणवत्ता के साथ नागरिकों को देगा। यह प्रशासन को और अधिक नागरिक केंद्रित बनाने का मुख्य उपकरण है। नेक्स्ट है शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है। भ्रष्टाचार और रैगिंग जैसे अपराधों के प्रति कठोरता से है। शून्य सहिष्णुता का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की गलती या अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर तुरंत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आधुनिक प्रशासनिक सुधारों में भ्रष्टाचार और शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के लिए इस नीति का निर्माण किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।